वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 4000 से अधिक वीडियोस और 200 से अधिक कोर्स क्रिएट किए हुए हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हमने यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स क्रिएट किया हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के कोर्स हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास गेट का कोर्स हमारे पास है, यूजीसी नेट का सिलेबस हमने कवर किया हुआ है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप हमारी प्लेलिस्ट के भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। हेलो बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू की। और ये माइक्रो जो एमसीक्यू हम बच्चों आपको सॉल्व करा रहे हैं, तो टोटल हमने जो टारगेट रखा है वो 200 एमसीक्यू करवाने का रखा हुआ है, यानी कि टोटल हम 5000 एमसीक्यू करवाने वाले हैं। और इसमें ये जो वीडियो नंबर है ये 5वां है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 125 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कि टोटल मिलाकर हम 5000 एमसीक्यू क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आप बच्चों को सॉल्व करवाने वाले हैं। काफी सारी बुक से हम उनको यूज करेंगे। तो फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं इस स्पेशली इस माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 101 है जिसके बारे में एक फिगर है, आप साइड में देख भी सकते होंगे। ठीक है, इसमें 4 तरीके की फिगर बना रखी है, जैसे ABCD। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सी ऐसी फिगर है जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को बताती है। अब देखिए इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बताता है कि अगर आप फैक्टर को डबल करते हो तो प्रोडक्शन आपका डबल से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सारे डायग्रामों में आपका जो प्रोडक्शन है वो डबल ही हो रहा है। डबल मतलब जैसे 100 से 200 हुआ, 200 से 300 हुआ, यानी कि जिस प्रपोर्शन में आप देख रहे हो तो जो प्रोडक्शन है, यानी कि हमारा अगर परसेंटेज की बात करें तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा है जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर बच्चों जो रूल लगता है वो ये लगेगा कि हमें ये देखना है कि जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन बराबर बराबर इंक्रीज हो रहा है तो हमारा जो इनपुट है वो कम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो। यानी कि अगर मान लीजिए सेम आप कह सकते हो सेम इनपुट से अगर प्रोडक्शन डबल हो जाता है तो वो है, मतलब अगर हम कह सकते हैं कि इनपुट को डबल करने से अगर प्रोडक्शन डबल हो जाता है तो आप उसे कहोगे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल तब कहलाएगा जब प्रोडक्शन हमारा सेम रहे लेकिन यानी कि डबल हो जाए लेकिन जो इनपुट है वो डबल से कम बढ़े, तो उसको भी हम इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कह सकते हैं। तो इस स्केल पे देखा जाएगा तो जो बी ग्राफ है वो सबसे सटीक बैठ रहा है। इसलिए बच्चों मैं 101 का जो आंसर है वो बी लिख रहा हूं। ओके, 102 की बात करते हैं बच्चों। फॉलोइंग सिंबल आर गिवन, के कैपिटल दिया हुआ है, लेबर दिया हुआ है, वेज मतलब डब्ल्यू है, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सी का मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। स्लोप ऑफ आइसोक्वांट लाइन क्या होगा? देखिए स्लोप ऑफ आइसोक्वांट, देखिए मैं आपको समझा देता हूं अगर आपको ठीक लगे तो। टेक्निकल लैंग्वेज में ये होता है आइसो कॉस्ट लाइन। ठीक है, आइसो कॉस्ट लाइन, दिस वन। और ये क्या है? यहां पे हम लिखते हैं लेबर और यहां पे लिखते हैं कैपिटल, और ये हमारा है आइसोक्वांट कर्व, IQ। ठीक है बच्चों, जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व में देखा था कि MRS XY बराबर होना चाहिए PX अपॉन PY के, ये हमने देखा था जब हम इंडिफरेंस कर्व करते थे। लेकिन यहां पर जो हम यूज करते हैं इसमें, यानी कि इसका जो स्लोप है वो बताता है MRTS, लेबर एंड कैपिटल को, और ये जो स्लोप है आइसोक्वांट का ये दिखाता है W वेज अपॉन K, यानी कि आप कह सकते हो वेजेस और कैपिटल को मिलता है क्या? इंटरेस्ट, यानी कि W अपॉन R को, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लो या इंटरेस्ट की बात कर लो, R की बात कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हो आप, यानी कि जो कैपिटल को मिलती है। तो यहां पर इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ये किसको दिखा रही है? W अपॉन R को, और ये जो लाइन है ये किसको दिखाती है? ये दिखाती है आपकी MRTS को, TSLK को, यानी कि आप MPL अपॉन MPK भी कह सकते हो इसको। ठीक है, तो यहां पर बच्चों आपको ये समझने वाली बात ये है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 102 में पूछा गया है कि आइसोक्वांट कर्व का स्लोप किसको बताता है, तो A है C अपॉन D, बिल्कुल भी नहीं। B ऑप्शन सही नहीं है, तो C ऑप्शन जो है आप साइड में देख भी पा रहे होंगे वो सबसे सटीक बैठ रहा है, यानी कि W अपॉन R ये वाला जो है वो बिल्कुल सही है। तो मेरे हिसाब से 102 का जो सबसे सटीक आंसर होगा वो होगा C। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 103 की।
103 में कह रहा है कि आइसो कॉस्ट लाइन शोज, क्या शो करती है, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर दैट दी फर्म कैन बाय विद गिवन आउटले। यानी कि आइसो कॉस्ट लाइन की जो डेफिनेशन है वो यही है। यानी कि आइसो कॉस्ट लाइन क्या बताती है कि अगर हमें प्राइस ऑफ लेबर गिवन है, प्राइस ऑफ लेबर का मतलब है वेज रेट, ठीक है, और अगर हमें प्राइस ऑफ कैपिटल गिवन है यानी कि आर गिवन है, तो इन दोनों गिवन में हम टोटल एक्सपेंडिचर करके या टोटल आउटले करके हम कितना कितना यूज कर सकते हैं लेबर और कैपिटल का। यानी कि वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स दैट द फर्म कैन बाय विद गिवन आउटले, यानी कि दिए हुए आउटले में कौन कौन से फैक्टरों को बाय किया जा सकता है, इसी को शो करता है आइसो कॉस्ट लाइन। बाकी के ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, बाकी के सारे ऑप्शन सही नहीं है। 104 की बात करें बच्चों, कंडीशन ऑफ द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। देखिए यहां पे हमने समझा दिया है कंडीशन क्या है, ये वाली कंडीशन होगी लिखी होगी या ये वाली कंडीशन लिखी होगी। तो ये वाली कंडीशन हमें गिवन है ऑलरेडी, इस ए पॉइंट पर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी कि MRTS एक्स एल के इक्वल टू L अपॉन W अपॉन R। तो इस ऑप्शन पे देखा जाए तो 104 का जो सही ऑप्शन है, 104 का वो सही ऑप्शन हमारा, देखिए यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये टेक्निकल लैंग्वेज इन्होंने यूज की है। जैसे कि हमने देखिए आपको बताया था कि हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या बोला है इसको, MPL अपॉन MPK इक्वल टू W अपॉन R। तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, MPL अपॉन W इक्वल टू MPK अपॉन R। तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, यानी कि जो हमें दिखाया गया है पॉइंट नंबर बी में, यानी कि पॉइंट नंबर ए में तो ये बताया गया है, पॉइंट नंबर बी में आपको ये दिखाया गया है। इस तरीके से इक्वेशन बना के ये वाली इक्वेशन दे दी गई है पॉइंट नंबर बी में। अगर आप पॉइंट नंबर सी को भी देख पा रहे होंगे तो इसमें लिखा हुआ है आइसोक्वेंट शुड बी टेंजेंट टू दी आइसो कॉस्ट लाइन। तो ये भी सही है, यानी कि आइसो जो कॉस्ट कर्व है उसको टेंजेंट करनी चाहिए IQ, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथी जो है वो है IC शुड बी कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, तो कॉन्वेक्स भी होता है, यानी कि चारों बातें सही हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार आपको चारों बातें बता देता हूँ 104 में। 103 का तो हमारा ए सही था, उसमें तो कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। 104 में चारों ऑप्शन सही हैं, यानी कि पहली कंडीशन ये वाली बता रखी है कि MRSXY, मैं यहाँ लिख देता हूँ MRTSLK जो है वो W अपॉन R के बराबर है। दूसरा MPL अपॉन W किसके बराबर है, MPK अपॉन R के, ये भी सही है। तीसरा ये स्लोप इसको इंटरसेक्ट टेंजेंट होना चाहिए और टेंजेंट पॉइंट पे ये कॉन्वेक्स होना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों चारों के चारों पॉइंट सही हैं, इसलिए 104 में आपको डी पॉइंट ही लिखना सबसे बेस्ट रहेगा। 105 की बात करें बच्चों, एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ कमोडिटी। देखिए सप्लाई ऑफ कमोडिटी से क्या होता है, क्वांटिटी और प्राइस पर तो मैं आपको डायग्राम बना के ही दिखा देता हूं बच्चों। देखिए मैं यहां बना देता हूं आपके लिए डायग्राम। जैसे मान लीजिए ये डिमांड है और ये सप्लाई है, तो ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है। तो यहां पर बच्चों ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपका जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है तो सप्लाई राइट हैंड पे बढ़ती है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जैसे ही राइट हैंड पे ये इंक्रीज होती है आप देख पाओगे कि जो प्राइस है वो गिर जाएगा और क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी, यानी कि प्राइस जो है वो गिरता है और क्वांटिटी बढ़ती है। तो बच्चों ये सारे के सारे पॉइंट हमारे कंप्लीट होते हैं। 105वें पे जो सबसे सही आंसर बैठता है बेटा वो है हमारा 105 का सी। कह रहा है कि एन इंक्रीज इन दी इक्विलिब्रियम प्राइस एंड डिक्रीज इन दी क्वांटिटी ऑफ, मतलब मैं सारे ऑप्शन बच्चों इसलिए आपके लिए नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि आप खुद पढ़ सकते हो इन सारे ऑप्शंस को, और थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज का हमारा हिस्सा है। आप हमारी ऐप पर अगर जाएंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, वहां पे सब कुछ अवेलेबल है। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। तो 106वां क्वेश्चन, 106 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 106 क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस एट विच, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होती है, तो मैं आपको बता देता हूं कि इक्विलिब्रियम प्राइस वो होती है जहां पर प्राइस और जहां पर डिमांड एंड सप्लाई, अब बेसिकली तो मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई ही बोलना चाहिए, यानी कि मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई बराबर होती है या क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। तो यहां पर बच्चों जो ऑप्शन आ रहा है 106 का सबसे सही ऑप्शन ए है, तो मैं यहां पे 106 के लिए ए वर्ड यूज कर लेता हूं। 107वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। What when there is a fixed factor and variable factor, the law of variable would be। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में केवल और केवल दोनों ही फैक्टर होते हैं, फिक्स फैक्टर भी होता है, वेरिएबल फैक्टर भी होता है। When there is a fixed factor and a variable factor, यानी कि यहाँ पे एक फिक्स फैक्टर है और एक वेरिएबल फैक्टर है, तो इस तरीके की जो कंडीशन है वो कहलाएगी आपकी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यानी कि 107 का जो सबसे सटीक आंसर बैठता है वो ए बैठेगा।
108 की बात करें बच्चों तो यहाँ पे हमें इकोनॉमिक कॉस्ट को बताया गया। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है, देखिए इकोनॉमिक कॉस्ट में, इकोनॉमिक कॉस्ट की अगर हम बात करें इकोनॉमिक कॉस्ट, देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है। इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब है आपने जो खर्चा किया, यानी कि एक तरीके से इम्प्लिसिट कॉस्ट, सॉरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी कि जिसको आपने लगाया तो है पर खर्चा नहीं किया। इन दोनों के साथ अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट भी जोड़ लेते हो, हालांकि कई केसेस में नॉर्मल प्रॉफिट भी इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन हम नॉर्मल प्रॉफिट को दिखाते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट जोड़ देते हो, तो इसको जोड़ देते हो तो इसको कहते हैं हम इकोनॉमिक कॉस्ट। यानी कि इकोनॉमिक कॉस्ट के अंतर्गत तीनों चीजें शामिल होती हैं। आप कह सकते हो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो डी सबसे बेस्ट बैठता है, तो 108 का मैं आंसर डी लिख देता हूं। बच्चों हम आगे भी तो बच्चों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 109 की, यानी 109 की, तो हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि एक चीज को खोने के लिए दूसरी चीज को, मतलब एक चीज को पाने के लिए जो हम सेकंड चीज खोलते हैं, नेक्स्ट बेस्ट जो होता है, उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मान लीजिए ये वीडियो बनाने में मुझे 3 घंटे लगे और मैं इन 3 घंटे में क्या कर सकता था, किसी और को भी क्लास दे सकता था, तो मुझे वहां से 1500 रुपए मिलते, डेफिनेटली मिलते, ठीक है, तो या मान लीजिए 2000 मिलते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इस वीडियो को बनाने की जो कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो 2000 रुपए हुई। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 109 में आप जो ऑप्शन देख रहे हैं, ठीक है, सी वो सबसे सही माना जाएगा, द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 109 का जो आंसर है वो रहेगा सी, ठीक है। अब हम बात करें अगर 1010 की, यानी कि 110वें क्वेश्चन की, तो 110वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है द इफेक्ट of sacrifice made by the owner of factors of production used in the production of community, यानी कि एफर्ट जो लगाते हैं, एफर्ट एंड सेक्रीफाइस। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी में देखिए एक होता है इकोनॉमिक कॉस्ट, एक होता है रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट का मतलब है, इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब आपने जो पैसा खर्च किया, या दूसरा जो आपने अपने इनपुट लगाए, और दूसरा आपने नॉर्मल प्रॉफिट आपने अर्न किया, उस सबको मिलाकर हम बोलते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। लेकिन इसके अलावा भी एक कॉस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट का मतलब उस पेन को है, उस सेक्रीफाइस को है जो एक व्यक्ति को बियर करना पड़ता है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि मान लीजिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसको पढ़ाने के लिए मैंने पढ़ा भी होगा, ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो मैंने छोड़ी होंगी, सेक्रीफाइस भी किया होगा, पेन भी लिया होगा, तो इस सबको मिलाकर बोलते हैं बच्चों रियल कॉस्ट। देखिए रियल कॉस्ट का मैं आपको बहुत सारा एग्जांपल बता सकता हूं, मैं आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें बता सकता हूं, लेकिन फिलहाल वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसको रियल कॉस्ट ही बोलेंगे। 110 का डी। तो बच्चों ये सारी कॉस्ट के बारे में हमने अपनी वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, जहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ कॉस्ट में आपको कई सारी कॉस्ट के बारे में बात की थी। इसके अलावा बच्चों क्वेश्चन नंबर 111वां देख रहे हैं। 11वें क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द शेप ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों कि टोटल फिक्स कॉस्ट की जो शेप होती है हमेशा इस तरीके की होती है, यानी कि 111वें का जो सबसे सटीक आंसर बैठेगा वो बैठेगा जो डी है, यानी कि स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू, ठीक है, इस तरीके, और एक्स एक्सिस। 112वें की बात करें बच्चों तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग दी लॉन्ग रन कॉस्ट। तो इट इज दी टोटल कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग ईच लेवल ऑफ आउटपुट, बिल्कुल ठीक है। दूसरा भी सही है, यानी कि LAC कर्व इज एनवलप ऑफ SAC, बिल्कुल ठीक है, और SAC यू शेप। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जितने भी SAC हैं उनके जोड़ के हम एक LAC बनाते हैं जो हर आउटपुट लेवल की मिनिमम कॉस्ट को बताती है। यानी कि यहाँ पे भी मिनिमम कॉस्ट है अगर हम आउटपुट Q0 करना चाहते हैं, ये भी मिनिमम कॉस्ट है अगर Q1 आउटपुट करना चाहते हैं, और ये भी मिनिमम कॉस्ट है अगर हम Q1 आउटपुट करना चाहते हैं। यानी कि जितने भी पॉइंट होंगे LAC पर वो मिनिमम कॉस्ट को बताते हैं। इसके अलावा इनमें कम से कम एक ऑप्टिमम पॉइंट होना जरूरी है फॉर द लॉन्ग रन, और सभी SAC को ढक के बनता है। तो इसका मतलब इसके अंदर जितने भी पॉइंट है 1 2 3 वो सारे के सारे सही हैं। तो इसके अकॉर्डिंग 112वें का जो सबसे सही आंसर माना जाएगा वो माना जाएगा डी। बच्चों अगर हम बात करें 113 की, यानी कि 113वें क्वेश्चन की, तो 113वां क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट इंकर्ड ऑफ फैक्टर ऑफ क्वांटिटी विच कैन नाइदर बी इंक्रीज और नॉट डिक्रीज। यानी कि वो कॉस्ट कौन सी है जो ना तो बढ़ती है ना घटती है।
तो बच्चों ऐसी कॉस्ट जो ना बढ़ती है ना घटती है, फिक्स कॉस्ट कहलाती है। यानी कि 113वें का सबसे सही आंसर है ए। अगर हम बात करें बच्चों 114 की यानी कि 114वें क्वेश्चन की, तो 114वां क्वेश्चन जो है वो कह रहा है अंडर द लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑल फैक्टर आर फ्री टू वेरी, नो फैक्टर इज फ्री टू वेरी, सम फैक्टर आर फिक्स्ड बट वन फैक्टर इज फ्री टू वेरी। बिल्कुल सही बात है। यानी कि लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में एक फैक्टर का फिक्स होना जरूरी है, बाकी के सारे वेरिएबल होते हैं। यानी कि 114वें का जो सबसे सही आंसर बैठेगा वो रहेगा सी। यानी कि 114 का जो सबसे सही आंसर है वो सी है। तो बच्चों 115 में पहले पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की हम बात कर रहे थे, मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। देखिए मैं डायग्राम आप बच्चों को बता देता हूं। ये हमारी फर्स्ट स्टेज है, ये हमारी सेकंड स्टेज है और थर्ड स्टेज है। ओके बेटा, तो ये मान लीजिए हमारी फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, टीपीएस इंक्रीज करता है, फिर ये हमारा गिरना शुरू हो जाता है। तो जहां पे मोड़ आया इसको बोलते हैं बच्चों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब देखो यहां पे कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है, कई लोग फर्स्ट स्टेज यहां पे बताते हैं, लेकिन कई सारी बुकों में यहां पे है, कई सारी बुकों में यहां पर है। यानी कि अगर आप एपी का डायग्राम बनाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि एपी इस लाइन तक तो मैक्सिमम होता है और फिर फॉल करता है, और एमपी जो है वो ऊपर से आएगा, यहां तक मैक्सिमम होगा, इसके बाद यहां पे कट करेगा और उसके बाद नेगेटिव चला जाएगा। तो बच्चों ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का डायग्राम है। अगर आपको डायग्राम नहीं आता है तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप बच्चों के लिए। तो यहां पर बच्चों सबसे पहले ये बोला गया है क्वेश्चन में कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, देखिए ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट, आप दोनों पॉइंटों को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल सकते हो, ए बोल सकते हो या बी को, किसी को भी बोल सकते हो। तो इसमें आंसर देखते हैं कौन सा सही है। मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज, मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज, मार्जिनल प्रोडक्ट एट मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम जीरो। तो इसमें सबसे सही आंसर सी बैठेगा, 115वें का सी। जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी 115वें क्वेश्चन का सी आंसर सबसे सही बैठेगा। 116वां क्वेश्चन करते हैं बच्चों, द पॉइंट एट विच द टोटल प्रोडक्ट स्टॉप इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग रेट एंड स्टार्ट डिमिनिशिंग एंड स्टार्ट इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। यानी कि जहां इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से और उसके बाद डिक्रीज करता है डिक्रीजिंग रेट से, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही बोलेंगे, जैसा कि हमने ऊपर बताया हुआ है। यानी 116वें का भी क्वेश्चन जो है सी वो सही माना जाएगा। 10117 पे आ जाते हैं बच्चों, अंडर द लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेज 1 इज द नोन एज द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग ट्रेंड टू, क्यों कहलाती है, इंक्रीजिंग ट्रेंड क्यों कहलाती है। देखिए इसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या है, नंबर 1, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज थ्रू आउट दिस स्टेज। यानी कि एमपी इस स्टेज में लगातार बढ़ता है। तो बच्चों लगातार कहां बढ़ रहा है, बी पॉइंट के बाद आप देख पा रहे हो गिर रहा है। एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज थ्रू आउट दिस स्टेज, ये बिल्कुल सही है। यानी कि जो एवरेज प्रोडक्ट है वो लगातार बढ़ रहा है, तो इसका मतलब 117वें का बी सही माना जाएगा। लेकिन कुछ पॉइंट और भी बचे हुए, इनको भी एक बार पढ़ लेते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट थ्रू आउट दिस स्टेज, नहीं ये तो वजह ही नहीं है, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट केवल इंक्रीज होता है। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज इज दैट द इंक्रीज थ्रू आउट दिस स्टेज, नहीं ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आप देखिए ना ए पॉइंट के बाद वो भी बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग स्टेज से। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो 117वें का बी ही सबसे सही माना जाएगा। 118वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों, इन द सेकंड स्टेज ऑफ लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिशिंग एंड एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज। देख लीजिए यहां पे मैं आपको बोल देता हूं, मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिशिंग नहीं, गलत है, मार्जिनल प्रोडक्ट तो इंक्रीज कर रहा है। एवरेज प्रोडक्ट डिमिनिशिंग एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग, ये भी गलत, अच्छा सॉरी सेकंड स्टेज की बात कर रहे थे, दोबारा से पढ़ते हैं इस स्टेज की। मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिशिंग एंड एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीजिंग नहीं, दोनों ही डिक्रीज कर रहे हैं। एवरेज प्रोडक्ट डिमिनिशिंग बट मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग गलत है। बोथ एमपी एंड एपी डिमिनिशिंग, ये सही लग रहा है। बोथ एमपी एंड एपी इंक्रीजिंग नहीं, ये सी जो है 118वें का सी ये ज्यादा सही है। 118वें का सी जो है वो सही है, यानी कि दोनों ही डिमिनिशिंग कर रहे हैं। 119वां क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, अंडर द लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन द स्टेज ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन इज, एक्चुअल किस स्टेज में प्रोडक्शन होता है, तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों। कोई भी फर्म थर्ड स्टेज में जाना नहीं चाहेगी, कोई भी स्टेज फर्म फर्स्ट स्टेज में रहना नहीं चाहेगी। तो हर स्टेज का सपना होता है, या हर फर्म चाहेगी कि वो स्टेज सेकंड में ही रहे। तो 119 का बिना डाउट आप एक ही आंसर लिखना, वो है सेकंड स्टेज बी, ठीक है, 119वें का बी। 120वें पे आ जाते हैं बच्चों, इन द स्टेज थर्ड विच इज ऑल्सो नोन एज द नेगेटिव रिटर्न
तो नेगेटिव रिटर्न क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एमपी नेगेटिव होता है, एपी नेगेटिव होता है या एमपी नेगेटिव होता है। तो मैं आपको बता देता हूं, इसमें जो ऑप्शन है उसमें सबसे सटीक ऑप्शन है सी, क्योंकि इसमें एमपी जो है वो नेगेटिव हो जाती है, यानी कि 120वें का जो आप आंसर है वो सी लिखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों 121वें का करें, क्वेश्चन नंबर 121 की। तो इसमें लिखा हुआ है इन सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन इज। तो बच्चों सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन आपको हमने समझाया हुआ है ऑलरेडी। अगर आप हमारी ऐप में प्रोडक्शन फंक्शन के चैप्टर देखते हैं तो उसमें आपको ये मिल जाएगा, जिसमें हमने आपको बीटा के थ्रू पूरा न्यूमेरिकल करवाया हुआ है किस तरीके से सीईएस की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर आप उस पूरी की पूरी वीडियो को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर जो होता है वो पॉजिटिव वैल्यू में होता है। यानी कि हमेशा याद रखिएगा, जो मैं 121 बता रहा हूँ, 120 का तो हमने आपको बता ही दिया था, 120 का आंसर सी था। इसका जो वैल्यू है वो रेंज होती है बच्चों मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटी और जीरो के बीच की। तो नॉर्मली तो ये रेयर केस होते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा मोर देन जीरो में ही मानी जाती है। यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होती है वो कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब 121 का डी सबसे सही आंसर है। 122 की अगर हम बात करें बच्चों तो 122 में देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद दी सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन। तो बच्चों अगर आपने सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन की वीडियो देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया कौन कौन से ऑथर उससे जुड़े हुए थे। उसमें हरौड़ का नाम कहीं पे भी नहीं है, इसलिए 122वें का जो सबसे सही आंसर है वो डी ही होगा। 123वें की बात कर लेते हैं बच्चों। 123 में कह रहा है द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व इज अबव एंड एवरेज प्रोडक्ट कर्व अबव द एवरेज प्रोडक्ट कर्व व्हेन द एवरेज प्रोडक्ट कर्व क्या कर रहा होगा इसका? इसमें आप देख पा रहे हैं एवरेज प्रोडक्ट कर्व जब बढ़ रहा है तब एमपी जो है वो उससे ज्यादा होता है। इसका मतलब इसका जो सबसे सटीक आंसर बैठेगा बेटा वो बैठेगा इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से 123 का ए। अगर हम 124 की बात करें यानी कि 124 की बात करें तो व्हेन द आउटपुट प्रोड्यूस इज मैक्सिमम फॉर द गिवन लेवल ऑफ इनपुट, यानी कि अगर आउटपुट मैक्सिमम है और गिवन इनपुट पे तो आपको क्या मिल रहा है? मैक्सिमम प्रॉफिट तो तब मिलता है बच्चों जब टीआर-टीसी के बीच का डिफरेंस सबसे ज्यादा हो या एमसीएमआर बराबर हो। इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी नहीं मिलेगी। इकोनॉमिक एफिशिएंसी तब मिलती है जब प्राइस एमसी के बराबर होता है, जिसके इसमें कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस बराबर होती है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो टेक्निकल एफिशिएंसी कहा जाता है, यानी कि गिवन इनपुट पे आप मैक्सिमम आउटपुट कर रहे हो। इसका मतलब आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो पूर्ण तरीके से कुशल है। तो इसका मतलब ये जो आंसर है 124वें का बी है। 125 में बच्चों प्राइवेट कॉस्ट जो सोशल कॉस्ट होती है उसमें प्राइवेट कॉस्ट के अलावा और क्या शामिल होता है ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि द सोशल कॉस्ट आर सम ऑफ द प्राइवेट कॉस्ट एंड, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो जो पॉइंट ए है वो सबसे सटीक है। मैं आपको रीजन भी बताऊंगा क्यों है। देखिए अगर आपने कॉस्ट की वीडियो देखी होगी टाइप ऑफ कॉस्ट, तो उसमें हमने आपको बताया हुआ है कि सोशल कॉस्ट क्या होती है। देखिए प्राइवेट कॉस्ट तो आपको क्लियर है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से कॉलेज जाता हूँ और कॉलेज में आने जाने में मेरे को 200 रुपए की सीएनजी लगती है, मतलब 200 रुपीज़ की सीएनजी लग जाती है। कार में सीएनजी लगवा रखी है, इसलिए मैं आपसे ये बात बोल पा रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, किसको कॉस्ट माना? मैंने केवल जो मैं कार चला रहा हूं उसको मैंने कॉस्ट माना, मैं जो टायर घिस रहा हूं उसको मैंने कॉस्ट माना, मैं सीएनजी को कॉस्ट मानता हूं। लेकिन मेरे द्वारा जो पॉल्यूशन फैलाया गया या हॉर्न बजाने से जो लोगों को तकलीफ हुआ या जो ट्रैफिक में बढ़ने मेरी वजह से जो ट्रैफिक बढ़ा उससे जो परेशानी हुई लोगों को, उसको तो मैं कॉस्ट मानता ही नहीं। लेकिन सोसाइटी के लिए तो वो भी कॉस्ट है। तो जब हम उसको जोड़ देंगे, इसको बोलते हैं बच्चों एक्सटर्नल कॉस्ट। अगर आपने पब्लिक फाइनेंस पढ़ा होगा तो उसमें कई बार ये वर्ड आता है एक्सटर्नल कॉस्ट। जैसे मान लीजिए किसान पराली जला रहा है, तो पराली क्या है? हमारे लिए तो कॉस्ट है, जबकि उसको तो वो कॉस्ट मानता ही नहीं है। उसके लिए क्या है? उसने तो एक माचिस और थोड़ा सा पेट्रोल से या थोड़े से तेल से आग लगानी है, लेकिन सोसाइटी को तो उसका नुकसान होगा ही ना। तो या मान लीजिए कारों से निकलने वाला धुलाई, हम केवल किसानों को ही क्यों आलोचना करें, और भी बहुत से लोग हैं जो पॉल्यूशन फैलाते हैं, फैक्ट्रियों से पॉल्यूशन निकलता है। तो यहाँ पर बच्चों इसका जो सही आंसर है वो 125 का ए है। तो बच्चों इस तरीके से हमारी वीडियो नंबर 5 कंप्लीट होती है। हम आने वाले वक्त में और बहुत सारी वीडियो बनाने वाले हैं बच्चों। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम टोटल 4 वीडियो बनाते हैं जो भी एमसीक्यू, उसमें से एक वीडियो जो है वो यूट्यूब पे रिलीज करते हैं। बाकी की सारी वीडियो हमारे ऐप में आपको मिलेगी। तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। इसके अलावा अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, या कोई और एमसीक्यू या और कोई ऐसा टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या एमसीक्यू पेपर आता है, वहां पे भी हम ये सारी की सारी वीडियो उसमें अपलोड कर देंगे बच्चों, जब हम लिस्ट बनाएंगे। तो बच्चों इस वीडियो में मैं आपको इतना ही करा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी सारी की सारी वीडियो से आप बच्चों को बहुत फायदा हो रहा होगा। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। थैंक यू।